नमस्कार। आज मैंने एक चौंकाने वाली खबर पढ़ी है। आज के समय में अगर आप दिल्ली एनसीआर में घर खरीदने निकलते हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरा अपना एक आशियाना होना चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए, आपके हाथ में कम से कम 60 से 70 लाख रुपए होने ही चाहिए। इतनी रकम खर्च करने के बाद ही आपको कहीं जाकर के 1 BHK या छोटा सा 2 BHK अपार्टमेंट मिल पाएगा। ध्यान रहे, ये मैं मिनिमम कीमत जो है, मिनिमम अमाउंट जो है वो बता रही हूँ। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा या फिर द्वारका जैसे इलाकों में घर तलाश रहे हैं तो वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस आज आसमान पर हैं। कई जगह तो एक अच्छा फ्लैट खरीदना है, अगर आपको, आप चाह रहे हैं कि मेरा परिवार मेरे साथ रह रहा है, इतना मैं किराया भर रहा हूं, क्यों ना मैं एक अच्छा फ्लैट खरीद लूं, तो उसके लिए 1 करोड़, 2 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा आपको यहाँ पे खर्च करना पड़ सकता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन फ्लैट्स की कीमत कुछ साल पहले 50 से 60 लाख रुपए हुआ करती थी, आज उन्हीं के लिए खरीदारों की जो करोड़ों रुपए हैं वो यहाँ पे उनको चुकाना पड़ रहा है। यानी कि दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट जो है पिछले कुछ ही सालों में पूरी तरह से बदल चुका है और मिडिल क्लास के लिए अपना घर खरीदना पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? क्या है इसके पीछे की वजह? ऐसी कौन सी वजह है जिसने कुछ ही सालों में घरों की कीमत को इतनी तेजी से बढ़ा दिया है? और क्या आने वाले समय में ये जो स्थिति है, ये जो सिचुएशन हमारे सामने नजर आ रही है, इसमें कोई बदलाव आ सकता है? इस वीडियो में हम यही यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में। लेकिन वापस हम अपने सवाल पर आते हैं, जो हमारा मेन सवाल है, आखिर कुछ ही सालों में दिल्ली एनसीआर का प्रॉपर्टी मार्केट इतना महंगा हो कैसे गया? इसके पीछे की वजह क्या है? असल में दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि यहाँ का जो डेवलपमेंट है कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित रह गया। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में यहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिस, आईटी पार्क्स, मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े अस्पताल, बड़े स्कूल, रोजगार के सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मौके हैं वो मौजूद हैं। इसीलिए हर कोई इन्हीं शहरों में घर खरीदना चाहता है। कोई दूसरी तरफ जमीन सीमित, अगर आप देखा जाए, दूसरी तरफ यहाँ पे कोई जमीन जो है पैच, लेकिन दूसरी तरफ जमीन जो है वो सीमित थी और नए प्रोजेक्ट्स उसी रफ्तार से नहीं आ रहे थे जितनी तेजी से यहाँ पे डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो कीमतें जो है वो बढ़ना तय है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी मार्केट में बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला है और घरों की जो कीमतें हैं लगातार नई ऊंचाइयों पर यहाँ पे पहुंचती हुई नजर भी आई हैं। इस दौरान एक और बहुत बड़ा बदलाव सामने आया। पहले बिल्डर्स बड़ी संख्या में जो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे वो लॉन्च करते थे, लेकिन अब उनका जो फोकस है तेजी से प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग की तरफ चला गया है। अगर आप देखें, DLF कैमेलियाज जो है वो इसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वजह जो है वो भी बहुत अच्छा खासा साफ है। जमीन, सीमेंट, स्टील, मजदूरी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कम कीमत वाले जो घर है वो उनको बना करके इतना मुनाफा उनको नहीं बच पा रहा है जितना महंगे प्रोजेक्ट्स में उनको मिलता है। इसीलिए गुरुग्राम और नोएडा जैसे जो बाजार हैं उनमें पिछले कुछ वर्षों में देखा जाए, इसके दौरान ज्यादातर जो है नए लॉन्चेस प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिले हैं। यानी बाजार में सबसे ज्यादा जरूरत अफोर्डेबल होम्स की है, लेकिन सबसे ज्यादा सप्लाई किसकी हो रही है? लग्जरी होम्स की। यहां पे सप्लाई बढ़ती चली जा रही है। यही कारण है कि मिडिल क्लास के लिए अपने बजट में घर ढूंढना लगातार मुश्किल होता चला जा रहा है। सरकार का ऐसा मानना है कि अगर यही स्थिति रहती है, यही स्थिति बनी रहती है, तो आने वाले वर्षों में ये चुनौती जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। अगर आप अनुमान देखें, अनुमान ये है, साल 2011 में एनसीआर की आबादी करीब थी 5.82 करोड़, जो 2041 तक यहाँ पे मानी जा रही है कि ये लगभग हो जाएगी 11.3 करोड़। यानी कि अगले 15 साल में अगर आप देखें, करीब यहाँ पे 5.5 करोड़ जो नए लोग हैं उनको घर, सड़क, स्कूल, अस्पताल और रोजगार की जरूरत रहने वाली है। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि एनसीआर को आने वाले वर्षों में जितने नए लोग हैं उनको बसाना होगा, उनकी संख्या पूरे स्पेन की जो आबादी है उससे भी ज्यादा है जो नए लोग आने वाले हैं। जाहिर है अगर हमने तैयारी नहीं करी, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा पर अगर दबाव यहाँ पे देखा जाए, अगर नहीं पड़ा, इनके ऊपर आने वाले समय में दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर सरकार ने अभी कोई कदम नहीं उठाया तो। घर खरीदना पहले से और भी ज्यादा महंगा हो सकता है आने वाले समय में। ये सोच जो है एनसीआर रीजनल प्लान 2041 की नींव भी है। सरकार का ऐसा कहना है कि समस्या सिर्फ यहाँ पे महंगे घरों की
नहीं है बल्कि पूरे डेवलपमेंट मॉडल की है। इसीलिए अब पूरे एनसीआर को एक नए तरीके से विकसित करने की तैयारी है। ये जो प्लान है अगले 15 से 20 साल का मास्टर ब्लूप्रिंट माना जा रहा है, जिसके तहत करीब 20 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश का अनुमान है। इस पैसे से यहाँ पे सिर्फ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं बनने वाले, बल्कि नई सड़कें, एक्सप्रेसवेज, हाई स्पीड ट्रांजिट नेटवर्क, इंडस्ट्रियल एरियाज, लॉजिस्टिक हब्स, स्कूल्स, जो अस्पताल हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, दूसरी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे तैयार की जाने वाली है। यानी जो मोटिव है, जो मकसद है, वो सिर्फ नए फ्लैट्स बनाना नहीं है, बल्कि ऐसे नए शहर बसाना जहां लोग नौकरी भी कर सके और वहीं बेहतर जिंदगी भी जी सके। यही वजह है कि अब सोनीपत, मेरठ, भिवाड़ी और अलवर जैसे जो शहर हैं उनमें सिर्फ सैटेलाइट टाउन उन्हें नहीं बल्कि एक नए ग्रोथ सेंटर्स के तौर पर विकसित करने की योजना है। अभी तक इन शहरों में लाखों लोग रोज यहाँ पे नौकरी के लिए दिल्ली, गुरुग्राम या फिर नोएडा आते जाते हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज, कॉर्पोरेट ऑफिसेज और रोजगार के जो नए अवसर हैं इन्हीं शहरों में तैयार हों, यानी कि लोगों को दिल्ली पर निर्भर ना रहना पड़े, दिल्ली पे जो डिपेंडेंसी है वो काफी हद तक कम हो। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ दिल्ली पर यहाँ पे दबाव ही नहीं कम होगा, बल्कि पूरे एनसीआर में डेवलपमेंट का जो दायरा है तेजी से बढ़ेगा। नाइट फ्रैंक की यहाँ पे जो है वो भी ऐसा, उनका भी ऐसा मानना है कि अगर ये जो पूरी योजना है सही तरीके से लागू होती है, उत्तर भारत की इन्वेस्टमेंट जो ज्योग्राफी है पूरी तरह से ये बदल करके रख सकती है। यहीं से इस पूरी कहानी का जो अगला और शायद सबसे अहम जो हिस्सा है वो शुरू होता है कि आखिर सरकार नए शहर बसाने और नई जमीन उपलब्ध कराने के लिए क्या करने जा रही है। सरकार की इस नई सोच का जो अगला कदम है वो है 4 ग्रीनफील्ड सिटीज विकसित करना, जिन्हें आमतौर पर एक टर्म दिया गया है नमो सिटीज। देखिए, ग्रीनफील्ड सिटीज का ऐसा मतलब होता है कि ऐसे नए शहर से है जिसे बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत से प्लानिंग के साथ बसाया जाए, यानी कि पहले सड़कें, बिजली, पानी, सीवर, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और स्कूल्स, अस्पताल, इंडस्ट्रियल जोन्स तैयार किए जाएं। उसके बाद वहाँ पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विकसित हों। यहाँ यानी कि अगर आप पूरा देखें, जो मकसद है वो यही है कि भविष्य के शहर जो हैं पहले से बेहतर प्लानिंग के साथ बने और बाद में यहाँ पे अव्यवस्थित विकास की समस्या पैदा ना हो, आगे चल करके किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन सिर्फ नए शहरों का यहाँ पे जो ऐलान है वो कर देने से बात नहीं बनने वाली है। सबसे बड़ी जरूरत जो है वो है जमीन की। इसी वजह से इस प्लान में रिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी को सबसे अहम जो पहल है वो माना जा रहा है। दिल्ली के आसपास बड़ी मात्रा में ऐसी जमीन है जिसकी प्लानिंग और कानूनी स्थिति अभी देखा जाए पूरी तरह से यहाँ पे साफ नहीं है। कहीं लैंड यूज जो है वो तय नहीं है तो कहीं नोटिफिकेशन बाकी है। ऐसे में यहाँ पे जो डेवलपर्स हैं वो भी बड़े स्तर पर निवेश करने से बचते हैं। सरकार अब इन्हीं इलाकों को औपचारिक प्लानिंग फ्रेमवर्क में लाना चाहती है ताकि साफ हो सके कि कहाँ यहाँ पे हाउसिंग बनेगी, कहाँ कमर्शियल डेवलपमेंट होने वाला है और कहाँ इंडस्ट्रीज जो है वो आने वाली हैं। अब इससे आने वाले समय में डेवलपमेंट्स के लिए यहाँ पे देखा जाए जमीन की उपलब्धता जो है काफी बढ़ सकती है। अब इसी से जुड़ा है यहाँ पे CRE 1 यानी कि सर्कुलर रीजनल एक्सप्रेसवे 1। अब ये दिल्ली की सीमा से लेकर के कुंडली, मानेसर, पलवल और जो ईस्टर्न यहाँ पे पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज हैं वहाँ तक यहाँ पे फैला हुआ इलाका है। अभी यहाँ कई ऐसे लैंड पॉकेट्स हैं जिनका पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। सरकार इन्हें नोटिफाई जो है करके इनके लिए लैंड यूज और FAR तय करना चाहती है। आसान भाषा में कहें तो इससे हजारों एकड़ जमीन पहली बार बड़े पैमाने पर हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे खुल सकती है। यही वजह है कि इस पूरे प्लान को सबसे बड़ा यहाँ पे लैंड अनलॉक माना जा रहा है। हालांकि सिर्फ जमीन मिलने से लोग वहां बसने नहीं लगेंगे, इसके लिए भी आपको मजबूत कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ने वाली है। अब इसी सोच के साथ 30 मिनट्स NCR का जो विजन है, जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया। लक्ष्य ये है कि भविष्य में दिल्ली और NCR के जो बड़े शहर हैं उनके बीच में सफर करीब आधे घंटे में पूरा हो सके। देखिए, दिल्ली मेरठ RRTS जो है इस दिशा में बहुत बड़ा और पहला कदम है, जबकि गुरुग्राम, मानेसर, रेवाड़ी और सोनीपत, पानीपत जैसे जो कॉरिडोर्स हैं उन पर भी काम आगे बढ़ाने की योजना है। अगर मेरठ, सोनीपत या फिर भिवाड़ी में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ 30 मिनट के अंदर दिल्ली पहुंच सके तो इन शहरों में घर खरीदना लोगों के लिए काफी ज्यादा आकर्षक विकल्प जो है वो बन सकता है, क्योंकि आप 30 मिनट के अंदर अंदर यहाँ दिल्ली पहुंच सकते हैं, अपनी जॉब कर सकते हैं, तो आप उन शहरों में, भिवाड़ी जैसे शहर में जो घर है वो खरीद सकते हैं। यही सोच ट्रांजिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट है उसमें भी दिखाई देती है। इसका मतलब ये
ये है कि जहां मेट्रो, आरआरटीएस, एक्सप्रेसवे या फिर दूसरा बड़ा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो जहां पे हो, वहां ज्यादा हाउसिंग डेवलपमेंट्स को बढ़ावा दिया जाए। पहले ये जो दायरा है करीब 500 मीटर तक था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 1 किलोमीटर करने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही ज्यादा एफआर देने की जो बात है वो भी कही गई है, ताकि एक ही जमीन पर पहले के मुकाबले ज्यादा फ्लैट्स बनाए जा सके। अगर ऐसा होता है तो हाउसिंग सप्लाई बढ़ सकती है और लोगों को ट्रांसपोर्ट की जो बेहतर सुविधा है वो भी मिलेगी। प्लान यही नहीं रुकता, इसमें CRE 2, CRE 3 जैसे जो नए कॉरिडोर्स हैं उनका भी प्रस्ताव है, जो पानीपत, शामली, मेरठ, जेवर और भिवाड़ी और रेवाड़ी जैसे जो इलाके हैं उनको जोड़ेंगे। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और हाउसिंग का जो विस्तार है सिर्फ दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा तक सीमित ना रहे, बल्कि इन नए कॉरिडोर्स में भी तेजी से डेवलपमेंट हो। ऐसे जो तमाम इलाके हैं आज भी यहाँ पे अपेक्षाकृत यहाँ पे सस्ते हैं, बाकी अगर आप देखें प्रॉपर दिल्ली के, नोएडा के, गुरुग्राम के कंपैरेटिवली, तो इसीलिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने पर ये भविष्य के नए रियल एस्टेट हब्स बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार सिर्फ नए शहर बसाने पर ही ध्यान नहीं दे रही, बल्कि पुराने जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको दोबारा विकसित करने पर भी यहाँ पे तैयारी जारी है। इसे ब्राउनफील्ड रीडेवलपमेंट कहा जाता है। इसके तहत यहाँ पे ओखला, बादली, फरीदाबाद और गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ कॉरिडोर जैसे जो इलाके हैं उनका यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रस्तावित है। रिपोर्ट में इन क्षेत्रों में 400% से ज्यादा एफआर देने की बात कही गई है। अगर ऐसा हो जाता है तो दिल्ली के अंदर भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए जगह निकल सकती है, जहां अभी सप्लाई काफी सीमित मानी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जिससे इस पूरी कहानी की हमने शुरुआत की थी। क्या इससे घर सचमुच सस्ते हो जाएंगे? इसका जवाब है फिलहाल आसान ऐसा नहीं रहने वाला है। नाइट फ्रैंक का ऐसा कहना है कि ज़्यादा ज़मीन और बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हाउसिंग सप्लाई ज़रूर बढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ इससे अफोर्डेबल हाउसिंग अपने आप वापस नहीं आ जाएगी, क्योंकि आखिरकार देखा जाए डेवलपर्स वही प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है। अगर प्रीमियम और लग्जरी हाउसिंग में प्रॉफिट ज़्यादा बनता है तो नई ज़मीन मिलने के बाद भी उनका फोकस उसी सेगमेंट पर बना रह सकता है। यानी कि इस पूरे प्लान की जो असली सफलता है वो सिर्फ नई सड़कें, नए कॉरिडोर्स या फिर नए शहर बनाने से तय नहीं होने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एग्जीक्यूशन का रहने वाला है। भारत में इससे पहले भी कई बड़े जो अर्बन प्लान्स हैं वो आए, लेकिन इनमें से कई जमीन पर पूरी तरह से लागू हो ही नहीं सके। रीजनल प्लान 2021, दिल्ली लैंड पूलिंग पॉलिसी इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। इसीलिए नाइट फ्रैंक भी इसे डायरेक्शनल कमिटमेंट विद एग्जीक्यूशन डिस्काउंट कहते हैं। यानी कि दिशा सही है, लेकिन असली नतीजा तभी मिलेगा जब ये योजनाएं यहाँ पे फाइलों से निकल करके जमीनी स्तर पर दिखाई देंगी, जमीन पर दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एनसीआर रीजनल प्लान 2041 सिर्फ एक रियल एस्टेट पॉलिसी नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर का भविष्य यहाँ पे बदलने की कोशिश है। अगर ये योजना समय पर लागू होती है तो आने वाले वर्षों में डेवलपमेंट सिर्फ यहाँ पे दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सोनीपत, मेरठ, भिवाड़ी, अलवर, जेवर और दूसरे जो नए कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे भी बड़े जो हाउसिंग और बिजनेस सेंटर्स हैं वो बन सकते हैं। इससे प्रॉपर्टी मार्केट पर दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है, लेकिन मिडिल क्लास को यहाँ पे वास्तव में सस्ते घर मिलेंगे या नहीं, इसका जवाब अभी भविष्य में यहाँ पे देखा जाए, भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि इसके लिए सिर्फ यहाँ पे नई ज़मीन नहीं बल्कि नए पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है, जो डेवलपर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए यहाँ पे आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करे। तभी इस महत्वाकांक्षी जो प्लान है उसका सबसे बड़ा जो मकसद है, जो मोटिव है, वो पूरा हो पाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।